हेलो स्टूडेंट्स, वीआईपी सब में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवेश है और मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हो और होपफुली आप लोगों ने वो देखा होगा और आपको वो समझ में आया होगा। अगर उससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, अभी भी अगर आपके डाउट्स है तो आप हमारे नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या आप हमारे फेसबुक पेज पे हमसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो मैंने 9th क्लास का एक टॉपिक उठाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसमें मैंने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यानी थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन ना तो नया मास बनता है और ना ही पुराना जो मास होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। यानी इसमें सिर्फ एग्जिस्टिंग जो भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं, वो अपने बॉन्ड्स को चेंज करते हैं। यहाँ पे पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं या फिर नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। कहीं से भी नया एटम जो होता है वो अपीयर नहीं हो जाएगा या जो एग्जिस्टिंग एटम होगा वो डिसअपियर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम किसी मिक्सचर में या किसी रिएक्शन के लिए हम दो कंपाउंड्स डाल रहे हैं, ए और बी डाल रहे हैं, तो जो भी नया कंपाउंड बनेगा वो ए और बी इन्हीं दोनों से रिलेटेड होगा। यानी ए और बी में से ना ही कोई एटम डिस्प्लेस होगा और ना ही इसमें कोई नया एटम ऐड हो जाएगा। जो हम रिएक्टेंट्स में डालेंगे प्रोडक्ट में हमको बिल्कुल वही सेम चीज मिलेगा। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा पहला केमिकल रिएक्शन होता है, पहला टाइप होता है, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारा पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसका नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों को जोड़ना। अब वो दो अलग चीज हमारे दो एटम्स हो सकते हैं या दो कंपाउंड्स हो सकते हैं या कोई एक एटम और एक कोई कंपाउंड होगा। मतलब या तो दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक नया कोई कंपाउंड बनाएगा, या फिर एक एटम और एक कोई कंपाउंड होगा, वो दोनों कंबाइन करके कोई नया डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर दोनों हमारे कंपाउंड्स होंगे और दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स या एटम्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो ही हमारे रिएक्टेंट्स होंगे। हमारे रिएक्टेंट्स दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारा सिर्फ एक होगा। यानी वो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, एटम्स या कंपाउंड्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, A प्लस B गिव्स C। यानी कोई दो रिएक्टेंट्स A और B आपस में रिएक्ट करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा C देगा। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स का मदद लेते हैं। जैसे कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। अगर इसमें वाटर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ड लाइम, या फिर इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करते हैं तो वो हमारा बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। ये जो हमारा रिएक्शन है उसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग कंपाउंड्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी हमारे पास रिएक्टेंट दो है और प्रोडक्ट एक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और अगर एग्जांपल हम देखें तो जैसे कि अगर हम
NH3 यानी एमोनिया को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो बनाता है हमारा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। अगर अमोनिया रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो बनाता हमारा अमोनियम क्लोराइड। यहां भी हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वैसा हर एक रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो हमने यहाँ पर पढ़ा है उसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो वो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आप सबने देखा होगा, घर में अगर व्हाइट वॉशिंग चलता है तो जो चूना यूज होता है वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और जब उसमें पानी मिला के हम दीवार पे उससे पेंट करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। वो उतना ज्यादा पेंटिंग के समय शाइनी नहीं होता है। होता ये है कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी CaOH का होल ट्वाइस है, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं। यानी जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो लाइम स्टोन है, और दीवार में वो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट वो होता है शाइनी, यानी हमारे जो भी वॉल, जो भी सिर्फ सरफेस पे हम इसको लगाए होंगे, जिससे इसको पेंट किए होंगे, वो सरफेस हमारा हो जाएगा शाइनी। ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जहां तक आपने देखा होगा कि अगर हम क्विक लाइन को या फिर अगर आप एक्टिविटी ये परफॉर्म करके देखेंगे तो जब हम क्विक लाइन में वाटर ऐड करते हैं और जिस समय ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा होता है, ये साथ ही साथ रिलीज करता है हीट। ये साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? हीट। और मैंने आपको बताया था जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है वहां पे हम प्रोडक्ट की तरफ क्या लिख देते हैं? प्लस हीट। और उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी ये जो रिएक्शन है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। मतलब जिस रिएक्शन में हम हीट इवॉल्व होगा वो सारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जैसे कि अगर हम अपने घर में मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ ही साथ रिलीज कर रहा होता है हीट। यहां भी रिएक्शन में मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, साथ ही साथ हीट रिलीज कर रहा है। तो ये भी जो है हमारा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है? वैसा रिएक्शन जिसमें हीट या तो इवॉल्व हो नहीं तो रिलीज हो, उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि हमारा वहां हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर मिलाया गया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकला था और साथ ही साथ वो हीट रिलीज कर रहा था। यानी जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा होगा, अगर उस कंटेनर को हम टच करेंगे तो वो कंटेनर हो चुका होगा गर्म। यानी वो कैसा रिएक्शन था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। एक और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया है कि अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस को अगर हम बर्न करते हैं, मतलब CH4 अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो वो निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ ही साथ हीट। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला जो एग्जाम्पल है वो हमारे खुद के बॉडी में होता है, जो कि है रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन होता है हमारे सेल्स में, जहां पे ग्लूकोज जो होता है वो बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में,
देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ हीट। क्योंकि हमारे बॉडी को या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए हीट का जरूरत पड़ता है। वो सारा हीट हमको मिलता है फूड से। जो हम खाना खाते हैं वो हमको एनर्जी देता है, जो हम खाना खा रहे हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उस खाने में होता है हमारे ग्लूकोज यानी C6H12O6 और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। यानी ये भी क्या कर रहा होता है, हीट रिलीज कर रहा होता है। यानी ये भी हमारा कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एक और एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जितने भी वेजिटेबल्स है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो डिकम्पोज होते हैं और क्या चीज में चेंज हो जाते हैं, वो चेंज होते हैं हमारे कंपोस्ट में। यानी जैविक खाद जो हम लोग यूज करते हैं, कंपोस्ट यूज करते हैं। और जैविक खाद में क्या प्रेजेंट होता है, एनर्जी प्रेजेंट होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। यानी वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारे कौन से रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला जो टाइप ऑफ हमारा रिएक्शन है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन जो है वो है वर्ड से बना है जो है डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। टू ब्रेक डाउन जैसा कि हम समझ सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो हमारा एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा यानी टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो हमारा रिएक्टेंट्स होने वाला है, यानी अगर हम रिएक्टेंट ले लेते हैं ए बी तो ये ब्रेक डाउन होके ए और बी में चेंज हो सकता है। यानी अगर हम ए बी सी लेते हैं तो ये ए प्लस बी प्लस सी में चेंज हो जाता है, जहां ए और बी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं या कोई कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो जहां एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है वो हमारा कहलाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर इस चीज को एक एग्जांपल की मदद से हम समझें तो FeSO4 फेरस सल्फेट को अगर हीट दिया जाता है तो ये चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। साथ ही साथ ये SO2 और SO3 रिलीज कर रहा होता है। यानी इसके साथ साथ क्या रिलीज होता है, SO2 और SO3। जो फेरस सल्फेट होता है वो एक्चुअली अपने क्रिस्टल फॉर्म में होता है FeSO4 इंटू 7H2O जो होता है ग्रीन कलर का। यानी ये सबसे पहले होता है ग्रीन कलर का। जब इसको गर्म करना शुरू करते, हीट देना शुरू करते हैं तो ये हो जाता है डिहाइड्रेट और बनाता है FeSO4, क्योंकि ये अपना ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसको लूज कर देता है और इसका जो कलर है वो चेंज होके हो जाता है ये व्हाइट कलर का। यानी ये बन जाता है व्हाइट कलर का। अब जो हमारा Fe2O3 है यानी फेरिक ऑक्साइड है, यानी फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे तो वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा जो कि होता है ब्राउन कलर का। और इन दोनों का जो ऑर्डर है वो होता है बर्निंग सल्फर का। तो ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, इसका ऑर्डर वैसा आएगा, इसका स्मेल सेंस वैसा आएगा जैसा कि कोई सल्फर अगर बर्न करता है तब आता है। यानी यहाँ पे कोई एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया है, टूट गया है, जब उसको क्या प्रोवाइड कराया गया है, हीट प्रोवाइड कराया गया है, तो ये हमारा कहलाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन को एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को, जिसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, तो अगर इस लाइम स्टोन को हम हीट करते हैं यानी इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको लाइम स्टोन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम में चेंज हो जाएगा। अब
इस रिएक्शन में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, इसको चेक करने के लिए हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है, एक रिएक्शन था हमारा जहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ वाटर। अब जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के सॉल्यूशन से पास कराया जाएगा, लाइम वाटर या इसको स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, तो लाइम वाटर के सॉल्यूशन से पास कराया जाएगा तो इसका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा मिल्की, दूध के रंग का ये हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकला है या नहीं निकला है। तो इस रिएक्शन का यूज वहां करते हैं जहां हमें चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है कि किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा बना था, इसका यूज, इस रिएक्शन का यूज हमारे इंडस्ट्रीज में होता है। यानी ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है, इसका यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। ये जो व्हाइट सीमेंट जिससे हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं वो बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड से। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका यूज इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जो 3 टाइप्स है वो होते हैं हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन और लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब हीट प्रेजेंट हो तब किस तरह से कंपाउंड्स टूटेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट हो तब किस तरह से टूटेंगे और जब लाइट प्रेजेंट हो तब किस तरह से टूटेंगे। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हो तो उसको इलेक्ट्रो केमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और अगर लाइट के प्रेजेंस में हो तो उसको फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो लाइट के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। यानी हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें कुछ न कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। वो एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है या फिर लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। तो ये जो 3 है हमारे होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हीट के प्रेजेंस में कौन सा डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कौन से कंपाउंड्स डिकम्पोज होते हैं और लाइट के प्रेजेंस में कौन कौन कंपाउंड टूट रहे होते हैं। इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा जानते हैं। तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाता है तो वो देता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो डिकम्पोजिशन है वो किसके प्रेजेंस में हुआ है, हीट के प्रेजेंस में हुआ है। उसी तरह से अगर हम पोटासियम क्लोरेट KlCO3 को अगर इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारा पोटासियम क्लोरेट अगर इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये बनाता हमारा KCl+O2, यानी पोटासियम क्लोराइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन। पोटासियम क्लोराइड बनाता है, साथ ही साथ ये बनाता है हमारा ऑक्सीजन। ये भी जो रिएक्शन है हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, थर्मल
डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वो है कि अगर हम लीड नाइट्रेट को मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको अगर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये बनाता है लेड मोनोऑक्साइड, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब लेड नाइट्राइड को क्या प्रोवाइड करा रहे होते हैं हम लोग, हीट प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड यानी लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये होता है हमारा कलरलेस, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है। जब इसको हीट करेंगे तो लेड मोनोऑक्साइड बनाएगा जिसका कलर होता है हमारा येलो, और उस रिएक्शन में निकलता है ब्राउन फ्यूम यानी ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, जो बताता है कि उस रिएक्शन में क्या बन रहा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसको लाइम वाटर से पास कराते हैं तो पता चलता है मिल्की होने पे कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है। और अगर ब्राउन फ्यूम निकल रहा है तो हमारा कौन सा गैस बन रहा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। तो ये हमारा किस चीज का एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का। अगला जो हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जो हमारा सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी वैसा डिकम्पोजिशन जो किसके प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है अगर वाटर के थ्रू पास कराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, अगर वाटर के थ्रू पास कराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी तो वो चेंज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी ब्रेकडाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब यहां पे कहीं भी अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है वो कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे कि उसके पास ले जाएंगे कैंडल, जलता हुआ कैंडल ले जाएंगे, और वो जो कैंडल है वो जलेगा पॉपिंग साउंड के साथ, पॉपिंग साउंड यानी पटपट की आवाज के साथ ये क्या करता है, बर्न होता है कैंडल। तो पता चलता है कि हमारा वहां कौन सा गैस रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। साथ ही साथ इसका यूज हम इंडस्ट्रीज में करते हैं सोडियम और क्लोरीन बनाने के लिए, जहां पे हम डिकम्पोज करते हैं सोडियम क्लोराइड को और वो बनाता है सोडियम और क्लोरीन। ये भी जो हमारा रिएक्शन है वो कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, यानी ये भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अगला जो टाइप है वो हमारा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। मतलब किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमको लाइट चाहिए होगा तो उस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और इसका यूज पहले के समय में होता था जब हम डिकम्पोज कराते थे AgCl को यानी सिल्वर क्लोराइड को, और वो टूट जाता था सिल्वर और क्लोरीन में। जो टूटता था सिल्वर और क्लोरीन में किसके प्रेजेंस में, वो लाइट के प्रेजेंस में, यानी पहले के जो फोटोग्राफिक प्लेट होते थे उस पे कोटिंग होता था हमारा सिल्वर क्लोराइड का। जब उसके अंदर लाइट इंटर करता था तो वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता था, यानी ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का, क्योंकि यहाँ कंपाउंड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। फोटो का मतलब होता है लाइट। एक और एग्जांपल अगर इसका देखें तो वो होगा कि अगर सिल्वर ब्रोमाइड को AgBr को लाइट में एक्सपोज कर दिया जाए या खुला हुआ उसको छोड़ दिया जाए तो ये हमारा बनाता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ये हमारा बना रहा होता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो पाउडर होता है ये व्हाइट कलर का होता है और जब इसको हीट किया जाता है तो ये ग्रे में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सिल्वर का कलर है वो होता है ग्रे कलर का। यानी ये हमारा एग्जांपल है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब हम जानेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कहाँ किया जाता है। तो जो पहला यूज होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो होता है डाइजेशन में, यानी
जब हमारा डाइजेशन हो रहा होता है उस समय किसका यूज होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करते हैं यानी तोड़ते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हमारा जो बॉडी है वो डिकम्पोज करता है, तो वो एग्जांपल है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जो दूसरा है वो होता है यूज ऑफ AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड इन फोटोग्राफी। जो हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है, उसमें सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका यूज किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। साथ ही साथ जब हम इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम ETC, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, वो भी एग्जांपल हो जाएंगे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक प्रोसेस के बारे में, क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में। क्लोर अल्कली प्रोसेस वो होता है जहां पे क्लोरीन और सोडियम बनता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, तो उसके बारे में आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में जानेंगे। तो ये जो है हमारे एग्जांपल्स हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब आपने सारे रिएक्शंस में देखा होगा कि हमें किसी न किसी अमाउंट में हीट क्या करना पड़ा है? प्रोवाइड कराना पड़ा है, एनर्जी या फिर एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ा है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। यानी ये वैसा रिएक्शन है जो हीट एनर्जी को क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसे रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, जो एनर्जी को अपने अंदर यूज करके अलग अलग कंपाउंड्स में तोड़ दे, उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप में जितने भी टाइप है या फिर डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने जितने एग्जांपल्स पढ़े हैं वो सारे एग्जांपल्स हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के थे, जहां पे हम लोगों को हीट प्रोवाइड कराना पड़ा है। अभी तक हमने 2 एग्जांपल पढ़ा है। जो हमारा तीसरा टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई एक को हटा के उसकी जगह दूसरा डाल देना। जैसे A, B कोई कंपाउंड है, वो अगर C के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो C है वो B को रिप्लेस कर दे, यानी क्या बना दे? AC+B बना दे। यानी C जो है वो B को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। अब ये क्यों करेगा? तो इस रिएक्शन में जो हमारे मेटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। यानी जिसके पास ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी है, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो उतना ही जल्दी किसी को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब ये रिएक्शन वहां होगा जहां पे कोई अगर हाईली रिएक्टिव एटम यानी उससे कोई ज्यादा हाई रिएक्टिव एटम अपने से कम वाले को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह से हटा दे, वहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और ये उन्हीं कंपाउंड्स में होगा जो होंगे आयोनिक, यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे उसी में ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन्हीं कंपाउंड्स में होगा जो कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर CuSO4 कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है FeSO4 प्लस Cu। यानी कॉपर सल्फेट अगर आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा फेरस सल्फेट और साथ ही साथ कॉपर बनाएगा। जो कॉपर सल्फेट होता है वो होता है ब्लू कलर का, जो आयरन होता है वो होता है हमारा ग्रे कलर का। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का और आयरन जो होता है वो होता है ग्रे कलर का। जब ये आयरन सल्फेट बनाता है तो वो हो जाता है हमारा ग्रीन कलर का, और जो कॉपर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। यानी ये जो हमारा रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहां पे जो था हमारा आयरन था वो ज्यादा रिएक्टिव था, किससे? कॉपर से। तो आयरन जो था वो था मोर रिएक्टिव और जो कॉपर था वो था लेस रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव
हमारा एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन डिस्प्लेस कर दिया है। कॉपर को डिस्प्लेस करने का मतलब है उसको अपनी जगह से हटा देना। आयरन ने कॉपर को हटाया और उसका जगह ले लिया, यानी ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगला जो एग्जाम्पल है वो हमारा है, अगर कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है ZnSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर सल्फेट अगर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट में से और बना देगा जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ कॉपर, जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है जैसा हमने पहले जाना है वो होता है ब्लू कलर का। जिंक जो होता है वो हमारा होता है सिल्वरी व्हाइट कलर का। जिंक सल्फेट होता है हमारा कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। और कॉपर के बारे में हमने जाना है, ये होता है रेडिश ब्राउन, यानी ये होगा रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां जिंक जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसके मदद से हमको पता चलेगा कि कौन सा एटम ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है या कौन सा एटम हमारा कम रिएक्टिव होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि वो हमारा रिएक्टिव सीरीज है क्या, वो हमारा किस ऑर्डर में है। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे जो हमारा रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है जब हम अपवर्ड से डाउनवर्ड्स आते हैं, यानी ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे हमारा जो रिएक्टिविटी है वो होते जाएगा कम। मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो होता है पोटासियम, और जो सबसे कम होता है वो होता है प्लैटिनम। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन देने का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते जाएगा, घटते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। मतलब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लो अगर हमारे पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और उसके साथ पोटासियम रिएक्ट करता है तो वो बनाता है K2SO4 प्लस Na, यानी पोटासियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, उसको अपने जगह से हटा देगा, क्योंकि पोटासियम जो है हमारा सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास है कॉपर सल्फेट, अगर Ag यानी सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा सिल्वर है वो कम रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर कम है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। अब ये जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है इससे हमें पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड हमारा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कंपाउंड और कौन सा कंपाउंड हमारा कम रिएक्टिव है, वो हमें इस सीरीज को देख के पता चलेगा। जो रिलेटिव जो हमारा रिएक्टिविटी है उसका यूज कर रहे होते हैं हम रिएक्शन में, यानी किसी के तुलना में वो ज्यादा रिएक्टिव होता है तो डिस्प्लेस कर देता है, कम रिएक्टिव होता है तो वहां कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही समझो दूसरा टाइप है जहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी दो कंपाउंड्स होंगे और दोनों के आयन्स आपस में एक्सचेंज होंगे, इंटरचेंज होंगे, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी अगर हमारे पास होगा AB प्लस CD तो वो बना देगा AD प्लस BC, यानी ये जो हमारा रिएक्शन है वो कहलाएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक एग्जांपल की मदद से इसको समझे तो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl, सोडियम नाइट्रेट और साथ ही साथ AgCl सिल्वर क्लोराइड। यहां पे सिल्वर जो है उसने किया है सोडियम को डिस्प्लेस और सोडियम ने किया है
सिल्वर को डिस्प्लेस, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है, यानी आयंस का हुआ है इंटरचेंज, आयंस आपस में इंटरचेंज हुए हैं, बदले हैं। यहाँ पे Ag प्लस आयन था और NO3 माइनस आयन था, यहाँ Na प्लस आयन था और Cl माइनस आयन था। जो आयंस है उनका एक्सचेंज हुआ है तो सिल्वर क्लोराइड बन गया है और सोडियम नाइट्रेट बना है। तो ये हमारा जो रिएक्शन है वो कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जो हमारा ये सिल्वर क्लोराइड बना है वो है हमारा प्रिसिपिटेट, यानी व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट। और बताया था मैंने प्रिसिपिटेट जो होता है वो जिस कंटेनर में या जिस बेकर में हमारा कोई एक्टिविटी या रिएक्शन हो रहा होता है उसके नीचे सेटल डाउन कर जाता है, बैठ जाता है, क्योंकि वो एक्वस नहीं होता है, सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास है BaCl2 प्लस Na2SO4, यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है और सोडियम सल्फेट भी हमारा एक्वस होता है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। NaCl तो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन जो हमारा BaSO4 है यानी बेरियम सल्फेट है वो प्रिसिपिटेट है, वो नीचे बैठ जाता है। ये जो प्रिसिपिटेट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और इसका जो कलर है वो व्हाइट कलर का है, यानी ये भी व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा। तो दोनों रिएक्शन में हमने देखा है कि जो आयंस है वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो आयंस थे वो थे बेरियम और क्लोरीन, यानी Ba2 प्लस Cl माइनस, यहाँ थे सोडियम यानी Na प्लस SO4 2 माइनस। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट इन्होंने बनाया और क्लोरीन और सोडियम ये आपस में रिएक्ट करके इन्होंने सोडियम क्लोराइड बनाया। सोडियम क्लोराइड जो था हमारा एक्वस था, ये एक्वस नहीं है, ये नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। दोनों रिएक्शंस में हमने देखा जबकि ये थे तो डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इनमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इन सारे जितने भी रिएक्शंस थे, ये जो दोनों रिएक्शंस थे उनको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी होंगे। मतलब वैसा सारा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उन रिएक्शंस को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। पहला जो था वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, दूसरा जो था वो डिकम्पोजिशन था, तीसरा और चौथा हमारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो इन चारों को मिला के है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इन चारों से थोड़ा सा डिफर करता है। वो इन चारों टाइप का रिएक्शन है लेकिन थोड़ा सा वो क्या कर रहा था, एक अलग कॉन्सेप्ट है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल के बारे में है। तो जानते हैं कि हमारा जो अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, तो वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो टर्म रेडॉक्स है वो 2 वर्ड से बना है, वो बना है रेड और ऑक्स। रेड का मतलब हुआ रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स रिडक्शन होता क्या है, तो अगर किसी कंपाउंड में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। या फिर इसमें से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगा हमारा रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है X प्लस H2 और ये अगर बना दिया XH2
तो ये हमारा कहलाएगा रिडक्शन। या फिर अगर हमारे पास है XO2 और इसमें से X और ऑक्सीजन निकल गया, यानी ऑक्सीजन इसका बॉन्ड में से हटा दिया गया है, तो ये भी हमारा कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। वहीं पे अगर किसी कंपाउंड में हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन या किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, एटम में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम उसमें से रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है X और उसमें O2 ऐड कर दिया और वो बना दिया XO2, या फिर अगर कोई कंपाउंड है XH2 उसमें से X और H2 अलग हो गए, तो ये हमारे जो रिएक्शंस है वो कहलाएंगे हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वैसा हर एक रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिडक्शन होता है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। और जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होता है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में 8th क्लास में पढ़ चुका होगा। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वैसे रिएक्शंस के बारे में जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। तो हम कुछ एग्जांपल की मदद से इसको समझना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को जैसे अगर जिंक ऑक्साइड ZnO रिएक्ट करता है कार्बन के साथ यानी C के साथ, तो वो बनाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी जिंक ऑक्साइड अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना रहा होता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड जो है वो चेंज हो चुका है जिंक में, यानी जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो ये हमारा हो गया है रिडक्शन, ये हो गया हमारा रिडक्शन। वहीं पे कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। यानी इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, तो ये हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हम देखेंगे तो इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने का काम कौन कर रहा होता है, तो ये कार्बन करता है। तो ये कार्बन जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी वैसा हर एक एलिमेंट या कंपाउंड जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, ऑक्सीजन को हटाने का काम करे, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और वैसा हर एक कंपाउंड जो ऑक्सीजन देने का काम करे या ऑक्सीजन ऐड करने का काम करे, जैसे इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है किसको, कार्बन को, तो जिंक ऑक्साइड हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी वैसा हर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑक्सीजन रिमूव करने का काम करे वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन देने का काम करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो बताया मैंने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है जो ऑक्सीजन क्या करता है, देता है, यानी गिव्स ऑक्सीजन, और क्या हटाता है, हाइड्रोजन हटाता है, यानी रिमूव्स हाइड्रोजन, यानी रिमूव्स H2, वो हमारा कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इसका बिल्कुल उल्टा करेगा, यानी ये देगा हाइड्रोजन, मतलब गैस H2, जो हाइड्रोजन के एडिशन में मदद करे वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन को जोड़ने में मदद करता है
वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये गिव्स H2 हाइड्रोजन दे रहा होता है और हटाता है ये ऑक्सीजन, यानी रिमूव्स ऑक्सीजन। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये रहा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा हर एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के एडिशन में मदद करता है, और रिड्यूसिंग वैसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन के एडिशन में मदद करता है। अब हम एक और एग्जांपल के मदद से इसको जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो अगर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता है तो कॉपर प्लस वाटर बनाता है। अगर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। यहां देखेंगे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। जहां पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो वहां हो गया रिडक्शन, और यहाँ हाइड्रोजन में वाटर का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। वो कॉपर ऑक्साइड में से क्या रिमूव करा रहा है, ऑक्सीजन, और कॉपर ऑक्साइड हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो हमारा क्या करा रहा है, ऐड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करा रहा है, तो वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो H2S प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में से यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो ये रिएक्शन हमारा कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन हटाने का काम क्लोरीन कर रहा है तो क्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और हाइड्रोजन को ऐड करने का काम हमारा H2S कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो थे हमारे कुछ टाइप थे केमिकल रिएक्शंस के, हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। इनके अलावा हमने जाना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये सारा कुछ जो था आपका डिटेल में था कि जितने हमारे कंपाउंड्स है वो कितने तरह से रिएक्ट करते हैं या कितने टाइप्स का उनका रिएक्शन होता है। तो ये आज का क्लास हमारा यहीं पे कंक्लूड होता है। आज जो हमने पढ़ा है आप इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। जहां कहीं कुछ लिखने का जरूरत पड़े, जहां कुछ लिखना हो वहां पे वीडियो को पॉज कीजिएगा, उस चीज को लिख लीजिएगा अपने कॉपी में या अपना कोई नोट्स बना लीजिएगा। अगर कोई फर्दर कोई डाउट हो, यानी पिछले क्लास का डाउट हो, पिछले 2 वीडियोस का डाउट है या इस वीडियो का डाउट हो, वो आप हमसे आने वाले क्लासेस में पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट डाल सकते हैं, फेसबुक पे आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे आपका मदद करने के लिए है। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे कुछ मदद मिले। धन्यवाद।